बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो आइसोमरिज्म की कुछ मिसलिनियस टाइप्स हैं। तो वो चार मेजर उसकी टाइप्स हैं, उन चार मेजर टाइप्स को आज हम डिस्कस करते हैं। तो इन चार टाइप्स के हवाले से एक बात आपने याद रखनी है कि इन चार टाइप्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अदर टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है जी। नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो याद रखें स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के अंदर मजीद फिर दो क्लासेस अराइज हो जाती हैं। एक को आप नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमरिज्म का, और दूसरे को आप नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म का। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी ए टाइप को डिस्कस करते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमरिज्म कहते हैं। तो याद रखें, जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारे पास पूरे का पूरा जो स्फीयर है वो चेंज होने जा रहा है। याद रखें कि इसके अंदर आपका केटाइन और एनाइन दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपना स्फीयर जो है वो एक्सचेंज करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उसकी मैं मिसाल कुछ इस तरह से लूँगा, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट के पास अमोनिया का स्फीयर है कि इसके अंदर ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका केटाइन भी कॉम्प्लेक्स है, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है। तो जो हमारे पास एनाइन है, उस एनाइन के पास ऑक्सलेट आयंस हैं। तो अभी आप इसको किस तरह से इसके अंदर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। देखें, आपके पास ये इस तरह से कुछ इसके अंदर चेंज आएगी कि इस कोबाल्ट के गिर्द जो है पूरे का पूरा स्फीयर चेंज हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे आइसोमरिज्म के अंदर जो मेटल आयन होता है वो मेटल आयन मुकम्मल तौर पे अपने गिर्द पूरे के पूरे स्फीयर को चेंज कर लेता है। ठीक है, ये देखें। तो इस तरह के, अब देखें, क्रोमियम के गिर्द ऑक्सलेट आयंस का स्फीयर था, उसने चेंज कर लिया टोटली। तो इसी वजह से आप इसके लिए लफ्ज़ स्फीयर इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम अगर बात करें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म के हवाले से, तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स है, डाई हाइड्रो कॉम्प्लेक्स है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ 2 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, और जबकि एक तरफ आपको 2 क्लोराइड नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के आइसोमरिज्म के अंदर, जैसा कि नाम से जाहिर है, पोजीशन आइसोमरिज्म के लिगेंड अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। वहाँ पे जो मेटल आयन था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, आप देख रहे थे कि मेटल आयन अपने गिर्द पूरे का पूरा जो स्फीयर था उसको एक्सचेंज कर रहा था। दूसरे अल्फाज में दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दोनों के दोनों केटाइन और एनाइन आपस में एक दूसरे के साथ अपने स्फीयर को एक्सचेंज करने जा रहे थे। जबकि यहाँ पे लिगेंड की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको क्लोराइड इस तरफ इस कोबाल्ट पे नज़र आ रहा है जो कि राइट साइड पे है, तो आपके पास ये शिफ्ट होके वेरी नेक्स्ट में दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। ये देखें, अमोनिया है,
तो आप क्या देखेंगे कि अमोनिया के मालिक्यूल यहाँ पे 3 हो जाएंगे और क्लोराइड एक आपके पास इधर बच जाएगा, और इस तरफ अमोनिया के 3 मालिक्यूल्स हो जाएंगे और एक क्लोराइड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ दोनों के दोनों लिगेंड्स हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक जैसी हो गई है कि अमोनिया भी अब आपको दोनों तरफ एक तादाद में बराबर नज़र आ रहे हैं और क्लोराइड भी बराबर नज़र आ रहे हैं। तो दर हकीकत हुआ क्या है कि इधर से अमोनिया एक इस तरफ चला गया और इस मेटल ने जवाब के तौर पे उसको क्लोराइड आयन दिया। तो इस तरह से आप इस एग्जांपल के अंदर जो पोजीशन आइसोमरिज्म है इसको आप देख सकते हैं, मैं कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी टाइप है इसकी, वो कहलाती है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो याद रखें स्टूडेंट्स, आपको ये वाला केस वहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को किसी सॉल्वेंट के अंदर जो है ऐड करते हैं। तो उसके ऐड करने पे डेफिनेटली आपको पता है जब भी आप किसी साल्ट को या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक एक्वस सिस्टम के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है। तो स्प्लिटिंग के नतीजे में पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ वजूद में आती है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल में हमने लिया हुआ है कि आप ये देखें ज़रा कि हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और इस कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में सूरत हाल कुछ इस तरह से नज़र आ रही है कि ब्रोमाइड आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नज़र आ रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर आमतौर पे पर्पल होता है। तो याद रखें जब ये आयनाइज होगा, आयनाइजेशन के नतीजे में इसने ये सल्फेट आयन दे देना है और आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे देना है। जबकि इसका दूसरा जो आइसोमर प्रोड्यूस होगा वो दूसरे आइसोमर का कलर रेड होता है। तो आपके पास उसको इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि सल्फेट आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था अंदर आ जाता है और ब्रोमाइड बाहर चला जाता है। अब साफ जाहिर है जब इसने आयनाइज होना है तो इसने आयनाइज होकर ब्रोमाइड आयन देना है और कॉम्प्लेक्स के टाइम देना है और इसने सल्फेट आयन देना है। लेकिन बज़ाहिर आपको फार्मूला एक जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पास जब ये आयनाइज होते हैं सिस्टम किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर तो ये मुख्तलिफ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी मुख्तलिफ आयन्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी की बुनियाद पे आप इसको आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म के साथ एक मुत्सिल हमारे पास एक और इससे जुड़ा हुआ आइसोमरिज्म है और दैट इज़ द थर्ड काइंड ऑफ आइसोमरिज्म और उसका नाम है हमारे पास हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। तो याद रखें स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म की एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे है कि क्रोमियम है, क्रोमियम को हर तरफ से वाटर ने घेरा हुआ है और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्लोराइड मौजूद है। अब 1 बाय 1 क्या होगा, ये स्फीयर के गिर्द क्लोराइड जो कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था वो एट द सेम टाइम प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेकेंडरी को भी कर रहा होगा कि वाटर मालिक्यूल एक यहाँ से निकल जाएगा। जब वाटर मालिक्यूल निकलेगा तो उसकी जगह पे ये क्लोराइड आएगा। तो जब क्लोराइड आएगा तो आपके पास इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि पानी के मालिक्यूल अंदर 5 बच जाएंगे और क्लोराइड एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंटर होने से आपके पास बाहर 2 क्लोराइड बच जाएंगे। इसी तरह आप इसको मज़ीद अगर एक्सटेंड करना चाहें तो 1 क्लोराइड दोबारा से इसके अंदर एंटर होगा और हमारे पास वाटर 4 बच जाएंगे और क्लोराइड के मालिक्यूल्स 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाते हैं और 1 क्लोराइड हमारे पास बाहर बच जाएगा।
तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास इस स्फीयर के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर 5 होते हैं, इसके अंदर 4 होते हैं। ठीक है, तो अब आप याद रखें कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन की शक्ल में मौजूद होगा, उसको आप ऐसे शो करवा सकते हैं। तो याद रखना है कि ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन के तौर पे जब मौजूद होगा तो इसका प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेटस के अंदर जो उसका मेटल आयन का जो स्फीयर होगा, उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, उसके साथ ये लूजली बाउंड होगा, जिसको आप बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर आप उसको हीट करके रिमूव भी करवा सकते हैं। और आपको पता है कि आप वाटर ऑफ हाइड्रेशन को थोड़ा सा भी उस कॉम्प्लेक्स को अगर आप हीट कर देते हैं तो हीट करने पे वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसी तरह से इस केस के अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन आपको 2 नज़र आएंगे। ठीक है, कि आपके पास 2 इसके लेटस के अंदर 2 आपको मॉलिक्यूल वाटर के नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास कहलाता है हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। तो हाइड्रेशन आइसोमरिज्म के बाद हमारे पास एक और तीसरी टाइप है जिसको हम लिंकेज आइसोमरिज्म के नाम से याद करते हैं। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमरिज्म की एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से लूँगा कि ये देखें, चौथी टाइप है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म के अंदर हमेशा याद रखें जो मोड ऑफ अटैचमेंट है लिगेंड का, लिगेंड सेम ही होगा लेकिन अपना लिगेंड जो अटैचमेंट का पैटर्न है उसको चेंज कर लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं आर्जी तौर पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को इस तरफ लिखता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि जो लिगेंड है वो मेटल के साथ किस तरह से किस पैटर्न के तहत अटैच्ड है। तो ये देखें क्लोराइड 2 हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेटल के साथ जो लिंक बना रहा है लिगेंड है नाइट्रो। तो नाइट्रो का नाइट्रोजन यहाँ पे मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड है, जबकि इसी का ऑक्सीजन भी इस मेटल के साथ अगर कोऑर्डिनेट कर जाता है एट द सेम टाइम, तो देखें आप उसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे रहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम भी वैसा ही होगा। सिर्फ क्या हो रहा है कि आपके पास ये मोड ऑफ अटैचमेंट डिफर कर गया। तो पहले नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड था, अब उसके ऑक्सीजन ने जो है वो अपना हिस्सा डाल लिया, तो इसको आप नाइट्राइटो कहेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये मोड ऑफ अटैचमेंट लिगेंड एक ही है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डिफर कर रहे हैं मोड ऑफ अटैचमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस बुनियाद पे आप इस आइसोमरिज्म को लिंकेज आइसोमरिज्म का नाम देंगे। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे? लिंकेज आइसोमरिज्म। तो याद रखें कि लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में ये एजम्पशन होता है कि आम तौर पे कि इसके अंदर तमाम के तमाम वो लिगेंड्स जिनके पास लोन पेयर होगा वो आसानी से सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसने हमें एक मिसाल दी है, उस मिसाल के अंदर थायोसायनेटो लिगेंड को लिया है कि देखें हमारे पास ये थायोसायनेटो है। ठीक है, तो याद रखें कि इस लिगेंड के अंदर सलाहियत है कि ये दोनों तरफ से डेंटेशन कर सकता है, बिल्कुल जैसे आप लिंकेज आइसोमरिज्म के अंदर देख रहे थे कि नाइट्रोजन भी जोड़ रहा है और उसी लिगेंड का ऑक्सीजन भी जोड़ रहा है। तो यहाँ पे इसी एक थायोसायनेटो का सल्फ़र भी मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड आपको देखने को मिलता है जब आप ट्रांजिशन मेटल्स को देखते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में इसके अंदर रिपोर्ट किया गया है कि आम तौर पे नाइट्रोजन जो स्कैंडाइड सीरीज़ है, जिस सीरीज़ के अंदर आपके तमाम के तमाम, जिसको आप आम तौर पे कहते हैं कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ
जो मोड ऑफ अटैचमेंट होता है इस लिगेंड का वो नाइट्रोजन से होता है। जबकि अगर आप सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का जो मोड ऑफ अटैचमेंट होता है वो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ होता है। तो याद रखें। अब इसके अंदर भी एक वजह है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये फर्स्ट के साथ क्यों कर रहा है, ये सेकंड के साथ क्यों कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू दैट ऑफ शैब कॉन्सेप्ट, कि शैब कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलता है। तो चूँकि ये साइज़ में सल्फ़र के कंपैरिजन में ये साइज़ में नाइट्रोजन छोटा है, तो ये सॉफ्ट आपके पास ये हार्ड बेस के तौर पे काम करेगा। जब ये हार्ड बेस के तौर पे काम करेगा तो आपके पास कैंडाइड सीरीज़ की जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं, आपको पता है कि उनका साइज़ छोटा होता है। तो साइज़ छोटा होने की वजह से ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ भी हार्ड एसिड्स के तौर पे काम करेंगी। ये आल्दो के इतने हार्ड तो नहीं होते जितना आपके पास H पॉजिटिव होता है, लेकिन आप इसको कंपेयर कर जाते हैं किसके साथ, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ। क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर मेटल आयंस के साइजेस बड़े होते हैं, तो साइजेस बड़े होने की वजह से आपके पास ये सल्फ़र जो कि साइज़ में बड़ा है नाइट्रोजन से, साइज़ में बड़ा होने की वजह से ये सॉफ्ट बेस के तौर पे काम करते हुए सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो मेटल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा। तो दर हकीकत यही कॉन्सेप्ट शैब कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलना पसंद करता है और हार्ड बेस हार्ड एसिड के साथ मिलना पसंद करता है। तो ये हमारे पास थायोसाइनोटो का पैटर्न था जो कि वो दोनों तरफ से अपना मोड ऑफ अटैचमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिशन मेटल एटम वो शो करवा सकता है। अब आए हम कुछ ऐसे इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो लिगेंड्स हम देखेंगे जिनके पास ये मोड ऑफ अटैचमेंट हो सकता है। याद रखें कि आपके पास कार्बोनिल के पास आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल दोनों तरफ से कर सकता है मोड ऑफ अटैचमेंट, इसी तरह से साइनो ग्रुप ये भी कर सकता है। तो याद रखें आम तौर पे इनके बारे में कहा जाता है इस कार्बोनिल और साइनो ग्रुप के बारे में कि ये दोनों के दोनों हमेशा कार्बन एटम की मदद से किसी भी मेटल एटम के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो याद रखें जब ये कार्बन से ही जुड़ना पसंद करते हैं तो हमारे पास एक और ब्रांच अराइज हो जाती है केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसको हम ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो इसी तरह मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर लिगेंड्स का मोड ऑफ अटैचमेंट डिफ़र कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये यूरिया का मॉलिक्यूल है, तो ये यूरिया का मॉलिक्यूल देखें, इधर से भी इसका मोड ऑफ अटैचमेंट हो सकता है, इस तरफ से मोड ऑफ अटैचमेंट हो सकता है, इस तरफ से कर सकता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे थायोयूरिया के अंदर भी ऐसा ही बिहेवियर होता है। सिर्फ कार्बन की जगह पर सल्फ़र जब आ जाता है तो आपके पास ये थायोयूरिया भी इसी तरह से जैसे यूरिया बिहेव कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि अपना मोड ऑफ अटैचमेंट उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। तो जब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर ऐसे लिगेंड्स मौजूद होंगे तो उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो अपने मोड ऑफ अटैचमेंट को चेंज कर लें, जिस बुनियाद पे हमारे पास लिंकेज आइसोमरिज्म अराइज हो जाता है। तो ये हमारे पास सारे का सारा आइडिया था आइसोमरिज्म के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम इंशाल्लाह वीबीटी को और सीएफटी को और एमओटी को कंसिडर करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू वेरी मच।